हेलो, मैं हूं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएँ। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सौरमंडल और पृथ्वी से रिलेटेड जितने में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने उस पर जो है क्वेश्चन दिए थे इसके पहले लेक्चर में। अब हम आते हैं प्राकृतिक आपदाओं पर। तो शुरू करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिज़ास्टर। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं वह होती हैं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं और मानव गतिविधियों को प्रभावित करती। तो वही जो होती है हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। मतलब ये आपदाएं जब आती हैं तो इसमें जो है मानव का कोई हाथ नहीं होता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है प्राकृतिक आपदाओं में। तो इसीलिए इसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे क्या होते हैं? भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा, दावानल मतलब जंगलों में आग लगना, तड़ित का गिरना, बिजली का गिरना मतलब चक्रवात। तो ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक रूप से आती हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेपाल में जो है 2015 अप्रैल 2015 में बहुत भयंकर जो है भूकंप आया था। कब आया था? अप्रैल 2015 में नेपाल में। इसमें हज़ारों लोग मरे थे, हज़ारों लोग घायल हो गए थे और लाखों लोग जो है बेघर हो गए थे इस भूकंप में। और गुजरात भूकंप आया था, गुजरात के भुज में, तो वो आया था 2001 में। ऐसे ही घटना जैसे नेपाल में हुई थी वैसे ही घटना गुजरात में 2001 ईस्वी में हुई थी। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए कब भूकंप आया था। तो भूकंप हमारी जो आपदा है प्राकृतिक आपदा, इसमें हम भूकंप के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम एक सिद्धांत है उसको जान लेते हैं भूकंप को जानने से पहले। तो वो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्योंकि ये सिद्धांत जानने के बाद आप भूकंप जो है अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि भूकंप आने का रीज़न क्या है, क्यों आता है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये किसने दिया था? ये हमारे एक भूगर्भ शास्त्री थे, हैरी हैस। इन्होंने 1962 ईस्वी में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को दिया था। कौन दिया था? हैरी हैस। इसी को हैरी हैस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या किसने की थी? इसकी जो है वैज्ञानिक व्याख्या मॉर्गन नामक भूगर्भ शास्त्री ने की थी। इनके सिद्धांत को प्रतिपादित तो हैरी हैस ने किया था, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? मॉर्गन ने की थी। और इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था मॉर्गन ने? कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। किसमें? भूपर्पटी। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त हैं। ये प्लेटें पृथ्वी की सीमा परत पर तैरती हैं। हमने बताया था कि जो स्वेस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी परिकल्पना की थी कि पृथ्वी जो है 3 भागों में बटा हुआ है, सियोल, सीमा और निफे। तो सीमा जो है वो बीच वाला परत होता है जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये प्लेटें क्या करती हैं? इसी सीमा परत पर क्या होती है? तैरती हैं ये प्लेटें। और अभी तक जो है 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को पहचाना गया है अभी तक। कितनी बड़ी प्लेट? 6 बड़ी प्लेट और 20 जो है छोटी प्लेटों को पहचाना गया है। प्लेटों के किनारे ही प्लेट के जो किनारे होते हैं वही भूगर्भित क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे जो है भूकंप, ज्वालामुखी और भूविवर्तनिक घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, इन्हीं प्लेटों के किनारों के सहारे। तो ये
प्लेटों के जो किनारे हैं वो भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या कहा था कि भूपर्पटी जो है अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेटें पृथ्वी की सीमा परत पर तैरती हैं और यही प्लेटें जो होती हैं जब कभी भी रगड़ खाती हैं एक दूसरे से तो कंपन उत्पन्न होता है। वही कंपन जो होता है पृथ्वी के सतह पर देखने को मिलता है और उससे भूकंप जैसी घटना होती है। तो हम देख लेते हैं भूकंप क्या है। अर्थक्वेक पृथ्वी की भूपर्पटी में स्थित प्लेटें, तो हमने क्या बताया था इसके सिद्धांत में, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में, कि भूपर्पटी में जो है वो प्लेटों में विभक्त है। भूपर्पटी 6 बड़ी होती हैं और 20 छोटी प्लेटें अभी तक ज्ञात हुई हैं। तो जो भूपर्पटी में स्थित प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, निरंतर गति करती रहती हैं। क्या करती हैं, निरंतर गति करती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तब कंपन पैदा होता है। जब ये प्लेटें रगड़ खाती हैं तो क्या होता है, कंपन पैदा होता है। यही कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में आता है। तो यही कंपन पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, भूकंप के रूप में आता है। तो ऐसे होता है, ऐसे आता है भूकंप। आप समझ गए होंगे। भूकंप आने से पहले क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है। तो वो कौन सी गैस है, रेडॉन गैस। तो जब भूकंप आना होता है तो जिस क्षेत्र में आना होता है भूकंप, तो उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के वायुमंडल में क्या होता है, रेडॉन गैसों का स्राव है जो उसमें वृद्धि होने लगता है। तो उससे क्या पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतः इस गैस की मात्रा वृद्धि होना उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। तो जिस भी क्षेत्र में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने वाला है। अब भूकंप से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उसको आप याद रखिए। पहला है हमारा भूकंप मूल या फोकस। तरंग, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं जिस जगह से उत्पन्न होती हैं, जहाँ उसकी उत्पत्ति हुई है भूकंपीय तरंगों की, तो उसी को हम बोलते हैं भूकंप मूल। क्या बोलते हैं, भूकंप मूल। मान लीजिए ये पृथ्वी है, हाफ हम दिखा रहे हैं पृथ्वी को, और ये केंद्र है। यहाँ से जो है तरंगे जो है निकल रही, तो यही चीज़ हमारा हो जाएगा क्या, भूकंपीय मूल हो जाएगा ये। तो इसी को कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। तो जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप मूल। अब दूसरा पॉइंट है हमारा भूकंप का केंद्र, एपिसेंटर बोलते हैं इसको। तो भूकंप का केंद्र क्या होता है, मूल तो जान गए, अब केंद्र जानिए। जहाँ सबसे पहले भूकंप लहरों का अनुभव होता है। तो भूकंपीय लहरें जहाँ से उत्पन्न होती हैं, फिर उत्पन्न होने के बाद वो जहाँ सबसे पहले जाती हैं और जहाँ सबसे पहले अनुभव होता है उन भूकंपीय लहरों का, वो हमारा भूकंप का केंद्र होता है। तो भूकंप का केंद्र क्या होता है, जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव होता है। और भूकंप मूल क्या होता है, जिस जगह से भूकंपीय लहरें जो है उत्पन्न होती हैं, उद्भव होता है उनका। तो ये दो चीज़ आप याद रखिए। तो ये अगर पृथ्वी है, ये हमारी हाफ पृथ्वी है। हमने बताया कि ये मान लीजिए कि केंद्र है यहाँ, यहीं से हमारा जो है भूकंप की लहरें उठ रही हैं। तो भूकंप लहरें अगर सीधे जाएंगी तो सबसे पहले पहुँचेंगी। तो यही जो हमारा हो जाएगा भूकंप का केंद्र है। इसी को अधिकेंद्र भी बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। भूकंप का केंद्र है और ये क्या है, भूकंप का मूल है। भूकंप का मूल है ये, और ये क्या है, तो ये क्या है, भूकंप का मूल है और ये भूकंप का केंद्र है, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे पहुंच रहा है।
क्योंकि ये सीधा रास्ता है, टेढ़ा रास्ता जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो यही हमारा जो हो जाएगा वो भूकंप का केंद्र हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। भूकंप के दौरान भूकंप मूल से प्रत्यास्थ ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जहाँ से जो है भूकंप का उद्भव होता है, उसी दौरान जो है भूकंप आने से क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती रहती है और भूकंप के दौरान ही भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। तो ऊर्जा निकलेंगी तो तरंगे भी निकलेंगी और इन्हीं तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि वो 3 टाइप के जो तरंग निकलते हैं भूकंप के दौरान तो वो कौन से आते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो पहला हमारा तरंग है भूकंपीय तरंग, जिसको बोलते हैं प्राथमिक, लंबात्मक, अनुदैर्ध्य या पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स। इतने नामों से जाना जाता है। किसने पहला जो है हमारा तरंग है उसको कहते हैं प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, लंबात्मक तरंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, पी तरंगे बोलती हैं या प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। ये तरंगे जो हैं किसके भांति चलती हैं, ध्वनि तरंगों के भांति। तो ध्वनि तरंगों के भांति कौन सी तरंगे चलती हैं, पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स जो होती हैं। भूकंपीय तरंगों में जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो ध्वनि तरंगों की भांति जो है चलती हैं। इनकी गति जो है सर्वाधिक तेज है। तीनों तरंगों में, तीनों भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज तीव्र गति से चलती हैं ये तरंगे, और वो भी 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं ये तरंगे। 8 किलोमीटर पर सेकंड। यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में चलता है। ये ठोस में तो चलता ही है, उसके साथ साथ ये तरल माध्यम में भी चलता है। प्राथमिक तरंग, पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स। दूसरा हमारा है द्वितीयक या गौड़ या अनुप्रस्थ या यस तरंगे, जिसको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। तो पहला हमारा पी तरंगे था, दूसरा यस तरंगे बोला जाता है या द्वितीयक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है। तो ये प्रकाश की तरंगों की भांति चलती हैं। वो किसके भांति चलता था, वो ध्वनि के भांति चलता था, ध्वनि तरंगों की भांति चलती थी हमारी प्राथमिक तरंगे। लेकिन द्वितीयक तरंग जो है वो प्रकाश तरंगों की भांति चलती है। ये ठोस माध्यम में चलती हैं मगर तरल माध्यम में जाते जाते वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। मतलब तरल माध्यम में नहीं चल पाती हैं, वहाँ जाके इनका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंडरी वेव्स का प्रभाव तरल में, ये केवल ठोस माध्यमों में चलती हैं द्वितीयक तरंगे। तो ये आप इसको याद रखिए। अगला हमारा जो है तरंग वो है धरातलीय तरंग, जिसको यल तरंग बोलते हैं। इसको सरफेस वेव्स भी बोलते हैं या लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। तो इतने नामों से धरातलीय तरंगों को यल तरंगे भी बोलते हैं, सरफेस वेव्स भी बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। ये तरंगे सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं और ये सबसे देर में पहुंचती हैं। इन दोनों तरंगों से सबसे देर में पहुंचती हैं धरातलीय तरंगे, लेकिन इनका प्रभाव क्या होता है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भूकंपीय तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग कौन सा है, तो दे देगा PSL तरंगे। तो सबसे विनाशकारी तरंग कौन होता है, वो L तरंग होता है या धरातलीय तरंग बोलते हैं। ये पहुंचता देरी से है लेकिन इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए इसका। भूकंप आने के कारण क्या है, हमारे प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव निर्मित भी कारण है। प्राकृतिक कारण में जैसे ज्वालामुखी क्रिया हो गया, तो क्या हो गया, ज्वालामुखी जो पृथ्वी के भूगर्भ जो है, भूगर्भ से ही ज्वालामुखी क्रिया का स्टार्ट होता है। जो हमारा दूसरा परत है जिसको हम बोलते हैं सीमा परत या
उसी को मेंटल बोलते हैं। तो वहाँ से जो है ज्वालामुखी क्रिया का उद्भव होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, भूगर्भ में जो है गैसों का फैलाव होता और वो गैस क्या करते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आने का चांस बना रहता है। और विवर्तनिक अस्थिरता भी है, मतलब पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो अपने आप को स्थिरता प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनके किनारे जो है रगड़ खाते रहते हैं, उसकी वजह से जो है भूकंप आने का चांस रहता है। संतुलन स्थापना का प्रयास। फिर वलन भ्रंशन। वलन का मतलब होता है कि जो हमारी पृथ्वी है कहीं पर जो है एक जगह उठ जाता है और एक जगह धंस जाता है, तो ये जो है भ्रंशन है। वलन का मतलब होता है कि उसमें धरातल के कुछ जगहों पर क्या होता है, गड्ढा बनने लगता है, मतलब कुछ वी आकार की या यू आकार की घाटी बनने लगती है, तो उसी को क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो इससे भी भूकंप आने का चांस रहता है। भूगर्भित गैसों का फैलाव। भूगर्भ में अगर गैस का फैलाव होगा तो उससे क्या होगा, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी ये भी एक प्राकृतिक कारण है भूकंप का। उल्कापिंड के गिरने से टकराने से भी, तो पृथ्वी से अगर उल्कापिंड टकराएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर कंपन होगा, जिसकी वजह से भूकंप आने का चांस रहता है। और मानव निर्मित कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कोई अस्थिर प्रदेश है, यहाँ पर सड़क नहीं है तो वहाँ पर सड़क बनवाया जाता है, बांधें बनवाई जाती हैं, विशाल जलाशय बनाए जाते हैं। तो ये सब करने के लिए क्या होता है, पृथ्वी का खनन होता है, तो अस्थिरता उसमें पैदा हो जाती है पृथ्वी की संरचना में, जिससे क्या है, भूकंप आने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। और परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आने के लिए उत्तरदायी है। तो इतने जो हैं हमारे मानव निर्मित कारण हैं। अब इसका प्रभाव देखने को कैसे मिलता है, जान माल की नुकसान होता है, घरें, इमारतें, पुलों, बांधों को नुकसान पहुंचता है। घरें, इमारतें क्या होती हैं, ढह जाती हैं, पुल जो है टूट जाता है, बांधों को भी नुकसान पड़ता है। अगर बांध टूट जाते हैं तो उसकी वजह से क्या है, बाढ़ आ जाते हैं। भूस्खलन, चट्टानों के फिसल जाने से क्या होता है, भूस्खलन होने लगता है। और सुनामी भी आ जाता है। जब समुद्र में भूकंप आने की वजह से हलचल पैदा होगा तो क्या होगा, पानी जो है उसका ऊपर उठने लगेगा, जिसकी वजह से सुनामी आने का भी चांस रहता है। तो इतने जो इसके प्रभाव देखने को मिल सकता है भूकंप से। अब बचाव क्या करेंगे भूकंप से कैसे। वैसे हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कब भूकंप आएगा कब नहीं, तो परंतु अपने आप को जो है इससे बच सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। तो भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां हैं। जैसे जहां भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है वहां भवनों, इमारतों की डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे वे बड़े भूकंपों के झटकों को क्या करें, आसानी से सह सकें। तो जहां क्षेत्र ज़्यादा होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ के जो भवन होते हैं, इमारत होते हैं, उनको इस तरह बनाना चाहिए कि कोई भी कितना भी बड़ा भूकंप आए उसके झटकों को क्या करे, वो आसानी से सह सके। और हो सके तो घर जो हो मिट्टी या लकड़ी के घर बनाए तो नुकसान क्या होगा, कम होगा। तो हो सके तो लकड़ी या मिट्टी का घर ही बनाए जहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र होते हैं, भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। भूकंप के दौरान आग लग सकती है, इसलिए इमारतों और भवनों में अग्निशामक उपकरण लगाने चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए, अग्निशामक उपकरण, मतलब आग को बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसी को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र या उपकरण। अगर आप घर में हैं क्या करेंगे, अगर आपके पास मेज़ है तो मेज़ के नीचे आप क्या करेंगे, तख़्त है तो तख़्त के नीचे आप छिप जाएंगे। अगर आप लेटे हुए हैं तो तकिए से अपने सिर को बचाएंगे, या अगर उठ पाने की स्थिति में रहेंगे तो उठ के तख़्त के नीचे चल जाएंगे। अगर आप घर से बाहर हो
तो किसी खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हो तो कहाँ लेट जाना चाहिए? कोई खुला स्थान हो वहाँ पे जाके लेट जाना चाहिए। तो ये कुछ प्राथमिक बचाव हैं भूकंप से। अब आते हैं सिस्मोग्राफ्स। जो ये कौन सा यंत्र है सिस्मोग्राफ? ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापती है। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ यंत्र। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ क्या होता है। यह तीव्रता रिक्टर पैमाना या स्केल पर मापी जाती है। तो इस सिस्मोग्राफ यंत्र में पैमाना एक रिक्टर स्केल लगा होता है, तो उसी पर जो है तीव्रता नापी जाती है। और इस स्केल पर जो है 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं और प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता अपने पहले बिंदु की तीव्रता से 10 गुनी अधिक होती है। 10 का लघुगणक होता है। इसका मतलब आप समझिए कि मान लीजिए स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्केल पर 0 पर अगर कोई तीव्रता दिखा रहा है तो वही तीव्रता उसी स्केल का उपयोग जब करके भूकंप को नापेंगे, तो अगर वो 1 पे आ रहा है तो 0 पर जितनी तीव्रता दिखा रहा था उसकी 10 गुना जो है वो 1 पे दिखाएगा। और 1 पे जो तीव्रता है वही इसी स्केल का उपयोग करके तीव्रता नापते हैं। अगर 2 पर आता है तो इसी का वो 10 गुना यहाँ पे आएगा, इसी का 10 गुना 3 पे आएगा, इसी के 10 गुना इस पे आएगा। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो इसीलिए प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता अपने पहले बिंदु की तीव्रता से 10 गुनी अधिक होगी। 10 का लघुगणक होता है। मान लीजिए ये स्केल है 1, 2 और 0, 1, 2, 3, 4, 5। मान लीजिए भूकंप को नापा गया तो उसका आया यहाँ पर रीडिंग 2। तो इस 2 पर उसकी जो तीव्रता होगी उसका 10 गुना जो है इस 3 पर होगा। अगर मान लीजिए फिर नापते हैं तो उस पर आता है 3, तो इस पर जितना आया था उसका 10 गुना जो है इस पर आएगा, इसका 10 गुना इस पर आएगा, इसका 10 गुना इस पर आएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर उसके पहले बिंदु की तीव्रता से 10 गुनी होती है। ये 10 के लघुगणक होते हैं। तीव्रता अगर 7 है या 7 से ऊपर है तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप आने का चांस रहता है। कब? जब तीव्रता 7 या 7 से ऊपर हो। अगर 6 या 7 हो तब भी नुकसान होता है, लेकिन कम होता है। अगर 2 या 2 से कम रहता है तो उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, बस केवल हिलना डुलना हो सकता है। और जब 4 से 5 के बीच में रहेगा तो कुछ सामानें जो हैं वो इधर उधर गिर सकती हैं। और 5 से 6 पहुंचने पर कहीं कहीं विनाशकारी घटना हो सकती है। लेकिन अगर तीव्रता 7 या ऊपर से आ गई तो सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप होता है तीव्रता 7 से ऊपर। और हम एक और चीज़ है कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो बताइए वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।